तो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में अध्ययन किया, जहाँ हम लोगों ने डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, अमोनिया के बारे में, नाइट्रिक अम्ल के बारे में, साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का हम लोगों ने अध्ययन किया। और देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस के अपर रूप और फास्फोरस के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। तो देखिए, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले है फास्फोरस के अपर रूप। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि फास्फोरस के 3 अपर रूप होते हैं, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे श्वेत फास्फोरस के बारे में। देखिए, यह एक पारभासी श्वेत मोमी ठोस होता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा भाई, जो श्वेत फास्फोरस है वह पारभासी श्वेत मोमी क्या होता है, ठोस होता है। यह विषैला, जल में अविलेय परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होता है। और देखिए, यह कैसा होता है, विषैला होता है, जल में अविलेय होता है परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होता है, तथा अंधेरे में दीप्त होता है, जिसे रसो संदीप्ति कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, अक्रिय वायुमंडल में यह उबलते हुए NaOH विलयन में घुलकर PH3 देता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि अक्रिय वायुमंडल में यह उबलते हुए NaOH विलयन में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुलकर क्या देता है, PH3। देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पे। देखिए, इस अभिक्रिया से इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, देखिए ये अभिक्रिया, देखिए P4। देखिए P4 क्या है, श्वेत फास्फोरस है। ठीक है, अक्रिय वातावरण में NaOH के जलीय विलयन के साथ इसकी अभिक्रिया हो रही है, ये बन गया PH3। और साथ में देखिए ये क्या बन गया, 3 अणु NaH2PO2, जिसे कहा जाता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ठीक है, आगे देखिए, P4 अणुओं में कोणीय तनाव के कारण बंध कोण केवल 60 डिग्री का होता है। श्वेत फास्फोरस कम स्थायी है तथा सामान्य परिस्थितियों में दूसरी ठोस प्रावस्थाओं से अधिक क्रियाशील होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। देखिए बच्चों, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारे श्वेत फास्फोरस की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। देखिए तो समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, ये हमारे श्वेत फास्फोरस की क्या है, संरचना होती है P4 की। और देखिए, इसमें अगर हम कोण देखेंगे, बंध कोण कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, इधर देखिए, यह वायु में तेजी से आग पकड़कर P4O10 के सघन श्वेत ध्रुव देता है। देखिए तो समझने की कोशिश करिए कि जो श्वेत फास्फोरस है, ये वायु में तेजी से आग को पकड़कर P4O10 के क्या देता है, श्वेत ध्रुव देता है। तो देखिए क्या अभिक्रिया होती है, P4 यानी श्वेत फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ये बन गया P4O10। ठीक है, आगे देखिए, यह विभिन्न चतुष्फलकीय P4 अणुओं से बना होता है। देखिए बच्चों, इसकी संरचना मैंने आपको बता दी कि इसकी क्या होती है, संरचना होती है। और इसकी संरचना में क्या होता है, यह विभिन्न चतुष्फलकीय P4 अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हमारे श्वेत फास्फोरस की क्या हो गई, संरचना। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए लाल फास्फोरस। देखिए बच्चों, श्वेत फास्फोरस को जब अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन ताप पर कई दिनों तक गर्म करते हैं तो लाल फास्फोरस हमें प्राप्त होता है। देखिए समझने की कोशिश करिए कि जब श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन ताप पर कई दिनों तक गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लाल फास्फोरस। आगे देखिए, जब लाल फास्फोरस को उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो काले फास्फोरस के प्रावस्थाओं की श्रेणियां प्राप्त होती है। लाल फास्फोरस लोहे जैसी धूसर चमक वाला होता है। देखिए समझिए यहाँ पर कि जो लाल फास्फोरस है वो लोहे जैसी धूसर चमक वाला होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। यह गंधहीन, अविषैला तथा जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय है। देखिए तो समझिए कि यह गंधहीन होता है, अविषैला तथा जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है, अविलेय। रासायनिक रूप से लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होता है। देखिए तो समझने की कोशिश करिए कि अगर रासायनिक रूप से बात की जाए तो जो लाल फास्फोरस है वो श्वेत फास्फोरस की तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम क्रियाशील।
आगे देखिए, यह अंधेरे में दीप्त नहीं होता, यह बहुल्की होता है। देखिए बच्चों समझिए, ये कैसा होता है? बहुल्की होता है, जिसमें P4 चतुष्फलक श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो देखिए इसकी जो संरचना होती है बहुल्की होती है, जिसमें क्या होता है, जो P4 चतुष्फलक होते हैं वो श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर बहुल्की संरचना होती है। आगे देखिए, देखिए बच्चों ये हमारे लाल फास्फोरस की संरचना है। देखिए बच्चों ये हमारे लाल फास्फोरस की संरचना है, और आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है, ये जो P4 इकाइयां हैं, देखिए जो P4 इकाइयां हैं वो चतुष्फलक रूप में, देखिए चतुष्फलक रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये देखिए एक दूसरे से क्या हो रही है, यहाँ पे ये जुड़ी हुई है। तो ये हमारी किसकी संरचना हो गई? लाल फास्फोरस की, और ये कैसा होता है? बहुल्की। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए काला फास्फोरस। तो देखिए बच्चों अब हम फास्फोरस के तीसरे अपर रूप की बात करेंगे, काले फास्फोरस के बारे में। देखिए काले फास्फोरस के दो रूप होते हैं। पहला देखिए अल्फा काला फास्फोरस, और दूसरा है बीटा काला फास्फोरस। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि जो काला फास्फोरस है उसके भी दो रूप होते हैं। एक तो होता है अल्फा काला और दूसरा होता है बीटा काला। यानी एक तो होता है अल्फा काला फास्फोरस, दूसरा होता है बीटा काला फास्फोरस। ठीक है, अब देखिए लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर बंद नलिका में गर्म करने पर अल्फा काला फास्फोरस बनता है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए लाल फास्फोरस है, देखिए जो समझिए भाई लाल फास्फोरस है, और जो लाल फास्फोरस है उसको 803 केल्विन पर, समझिए बच्चों लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर बंद नलिका में, देखिए बंद नलिका में गर्म कर रहे हैं हम। बंद नलिका में जब गर्म किया जाता है, जब बंद नलिका में गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? अल्फा काला फास्फोरस हमें प्राप्त होता है। देखिए जो वापस समझने की कोशिश करिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अल्फा काला फास्फोरस कैसे बनता है। तो देखिए होता क्या है कि जब लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर बंद नलिका में गर्म किया जाता है तो अल्फा काला फास्फोरस बनता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। इसे वायु में ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है तथा इसके क्रिस्टल अपारदर्शी, एकंताक्ष या त्रिसमन्ताक्ष होते हैं। देखिए समझिए यहाँ पर कि इसे वायु में क्या किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातित। यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा काला फास्फोरस के बारे में, जिसे वायु में ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है, और इसके क्रिस्टल अपारदर्शी, एकंताक्ष या त्रिसमन्ताक्ष होते हैं। ठीक है, यह वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता। बीटा काला फास्फोरस श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप तथा उच्च दाब पर गर्म करके बनाया जाता है। अब देखिए बच्चों अब हम लोग बात करेंगे बीटा काला फास्फोरस की, इसे कैसे बनाया जाता है। तो देखिए जब श्वेत फास्फोरस को, देखिए बच्चों समझिए कि जब श्वेत फास्फोरस को, देखिए ध्यान दीजिए भाई, जब श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप, देखिए समझिए 473 केल्विन ताप और उच्च दाब, या दाब बहुत उच्च होता है। तो देखिए जब श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पर और उच्च दाब पर गर्म किया जाता है, क्या करते हैं हम इसे गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? बीटा काला फास्फोरस बनता है। देखिए बच्चों यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बीटा काला फास्फोरस कैसे बनता है। तो देखिए समझिए कि जो श्वेत फास्फोरस है उसे 473 केल्विन ताप और उच्च दाब पर, देखिए समझिए उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो बीटा काला फास्फोरस बनता है। ठीक है, आगे देखिए यह वायु में 673 केल्विन तक नहीं जलता। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यह द्विपरत क्रिस्टल जालक के रूप में होता है। इसमें पी कोण 99 डिग्री का होता है। अब देखिए बच्चों अगर काले फास्फोरस की बात की जाए तो यह द्विपरत क्रिस्टल जालक के रूप में होता है। जो देखिए इसकी संरचना है, देखिए समझिए इसकी संरचना को। देखिए बच्चों ये हमारे काले फास्फोरस की क्या हो गई? संरचना हो गई, और इसमें पी जो कोण होता है, देखिए जो ये कोण है पी ये जो कोण होता है ये कितना होता है? 99 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? काले फास्फोरस की संरचना। आई समझ में आपको? चलिए आगे देखिए।
अब देखिए फॉस्फीन। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग फॉस्फीन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए विरचन, देखिए फॉस्फीन कैल्शियम फॉस्फेट की जल या तनु HCl से अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो फॉस्फीन है वह कैल्शियम फॉस्फेट की जल या तनु HCl से अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। तो देखिए समझिए इस अभिक्रिया को कि किस तरीके से फॉस्फीन का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, अभिक्रिया देखिए ये क्या है, Ca3P2, यानी ये है हमारा कैल्शियम फास्फाइड। कैल्शियम फास्फाइड की अभिक्रिया हम जल से करवा रहे हैं, तो देखिए ये बन गया CaOH2, ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ में PH3 यानी फॉस्फीन बन गई। देखिए बच्चों PH3 इसे कहा जाता है फॉस्फीन। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए Ca3P2 यानी हमारा कैल्शियम फॉस्फाइड है, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवा रहे हैं, CaCl2 बन गया और ये फॉस्फीन। क्लियर है। आइए आपको समझ में अभिक्रिया। आगे देखिए, अब देखिए प्रयोगशाला में यह श्वेत फास्फोरस को CO2 के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करके बनाई जाती है। अब देखिए बच्चों, अगर हम प्रयोगशाला की बात करें तो प्रयोगशाला में जो फास्फीन है वो श्वेत फास्फोरस से बनाई जाती है और इसके लिए श्वेत फास्फोरस को CO2 के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ क्या करते हैं, गर्म। तो देखिए बच्चों इस अभिक्रिया को भी समझ लीजिए। देखिए समझिए, देखिए बच्चों ये क्या है, श्वेत फास्फोरस है, इसकी अभिक्रिया हम क्या कर रहे हैं, NaOH के जलीय विलयन के साथ करवा रहे हैं। ये बन गया फॉस्फीन PH3 और साथ में NaH2PO2, इसके 3 अणु बन गए जिसे कहा जाता है सोडियम हाइपोफॉस्फेट। क्लियर है। आगे देखिए, शुद्ध अवस्था में यह अज्वलनशील होती है, लेकिन P2H4 या P4 के वाष्पों की उपस्थिति के कारण यह ज्वलनशील हो जाती है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि शुद्ध अवस्था में फॉस्फीन कैसी होती है, अज्वलनशील होती है, लेकिन P2H4 या P4 के, देखिए समझिए भाई, P2H4 या P4 के वाष्पों की उपस्थिति के कारण कैसी हो जाती है, ज्वलनशील। क्लियर है। चलें आगे, चलिए। अशुद्धियों से शुद्ध करने के लिए इसे HI में यानी हाइड्रोजन आयोडाइड में अवशोषित किया जाता है, जिससे फास्फोनियम आयोडाइड यानी PH4I बन जाता है, जो KOH से अभिक्रिया कराने पर फॉस्फीन दे देता है। अब देखिए जो समझने की कोशिश करिए, भाई होता क्या है, अशुद्धियों से शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इसे HI में अवशोषित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जो फास्फीन है उसे HI में अवशोषित किया जाता है। देखिए अभिक्रिया को देखिए, देखिए बच्चों ये अभिक्रिया है, तो देखिए यहाँ पे PH3 फास्फीन है, HI के साथ इसकी अभिक्रिया होगी और क्या बन गया, PH4I बन गया, जिसे कहा जाता है फास्फोनियम आयोडाइड। ये क्या हो गया, फास्फोनियम आयोडाइड। ठीक है। और इस फास्फोनियम आयोडाइड की अभिक्रिया जब KOH के साथ करवाई जाती है तो देखिए ये क्या हो गया, फास्फीन। हमें शुद्ध अवस्था में फास्फीन प्राप्त हो गया, साथ में पोटेशियम आयोडाइड और जल का अणु। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए गुण। तो देखिए बच्चों अब हम इसके गुणों के बारे में बात करेंगे। देखिए यह एक रंगहीन सड़ी मछली के समान गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। यह HNO3, Cl2 तथा Br2 जैसे ऑक्सीकारकों के वाष्पों की अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोटित हो जाती है। यह जल में आंशिक रूप से विलय होती है। देखिए जो समझिए गुण क्या होते हैं फॉस्फीन के, कि यह रंगहीन और सड़ी मछली के समान गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है। यह HNO3, Cl2 तथा Br2 जैसे ऑक्सीकारकों के वाष्पों की अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोटित हो जाती है और जल में आंशिक रूप से विलय होती है। ठीक है। आगे देखिए PH3 का यानी फॉस्फीन का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर लाल फास्फोरस तथा H2 देता है। कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन द्वारा अवशोषित करने पर संगत फॉस्फोइड प्राप्त होते हैं। देखिए समझिए यहाँ पर इसे अभिक्रिया से कि पॉइंट क्या कहना चाहता है। देखिए बच्चों
भाई ये कह रहा है पॉइंट कि कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन द्वारा अवशोषित करने पर क्या बनते हैं, संगत फॉस्फाइड प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी क्लोराइड फास्फीन को अवशोषित कर लेते हैं तो संगत क्या बनते हैं, फॉस्फाइड। तो देखिए अभिक्रिया देखिए CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है, इसकी अभिक्रिया फॉस्फीन के साथ हो रही है। तो देखिए इसके तो 3 अणु हैं, इसके 2 अणु हैं और ये क्या बन गया, ये कॉपर का क्या बन गया, फॉस्फाइड। तो ये बन गया Cu3P2 और साथ में देखिए 3 अणु H2SO4 के, सल्फ्यूरिक अम्ल के। इसी तरीके से देखिए HgCl2 के 3 अणु हैं जो फॉस्फीन के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया कर रहा है और ये बन गया Hg3P2 और 6 अणु बन गए HCl के। क्लियर है, आ रहा है समझ में आपको ये। आगे देखिए फॉस्फीन अमोनिया की तरह दुर्बल क्षारकीय होता है तथा अम्लों के साथ फास्फोनियम यौगिक देती है। देखिए समझिए यहाँ पर कि जो फॉस्फीन है वो अमोनिया की तरह क्या होती है, दुर्बल क्षारकीय होती है तथा अम्लों के साथ क्या देती है, फास्फोनियम यौगिक। और उदाहरण देखिए बच्चों, भाई PH3, भाई फॉस्फीन की अभिक्रिया HBr के साथ करवा रहे हैं, ये क्या बन गया, PH4Br। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक फास्फोनियम यौगिक का क्या हो गया, निर्माण। आगे देखिए इसके उपयोग, देखिए बच्चों फास्फीन के उपयोग क्या है। फास्फीन का स्वतः स्फूर्ति दहन का तकनीकी रूप से उपयोग होम्ज सिग्नलों में किया जाता है। आगे कैल्शियम कार्बाइड तथा कैल्शियम फॉस्फेट के पात्रों में छिद्र करके समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिससे गैसें उत्पन्न होकर जलने लगती है जो संकेत के रूप में कार्य करती है। यह धूम्रपट में भी प्रयुक्त होती है। तो देखिए बच्चों ये बात हो गई हमारे फास्फीन के उपयोग की। ठीक है, समझ में आया आपको ये। चलिए आगे देखिए, अब देखिए फास्फोरस के हैलाइड। देखिए बच्चों अब हम लोग फास्फोरस के हैलाइडों के बारे में बात करेंगे। देखिए फास्फोरस 2 प्रकार के हैलाइड बनाता है। देखिए बच्चों समझिए, भाई जो फास्फोरस है वो 2 प्रकार के हैलाइड बनाता है, एक तो PX3 प्रकार के, एक PX5 प्रकार के। और देखिए यहाँ पे जो X है वो क्या है, हैलोजन है। और यहाँ पे अगर PX3 की बात करें तो यहाँ पे X बराबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और इसी तरीके से PX5 में हम लोग बात करें तो यहाँ पे X बराबर है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, आगे देखिए सबसे पहले बात करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में। तो देखिए बच्चों विरचन देखिए, यह श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। देखिए समझिए ये बनता कैसे है, अभिक्रिया देखिए बच्चों, देखिए बच्चों अगर हम लोग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में बात करें तो यह श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन प्रवाहित करने पे प्राप्त होता है। तो देखिए P4, ये P4 क्या है, श्वेत फास्फोरस है, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं Cl2 के साथ, यानी शुष्क क्लोरीन प्रवाहित कर रहे हैं, ये बन गया PCl3। ठीक है, अब देखिए इसे थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया श्वेत फास्फोरस के साथ कराने से भी प्राप्त किया जाता है। अब देखिए इसे एक तरीके से और प्राप्त कर सकते हैं, भाई जो P4 श्वेत फास्फोरस है उसकी अभिक्रिया SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे और थायोनिल क्लोराइड के कितने अणु भाग लेंगे, 8, और ये बन गया PCl3 के 4 अणु बन गए, साथ में देखिए 4 अणु बन गए सल्फर डाइऑक्साइड के और 2 अणु बन गए H2Cl2 के। क्लियर है, तो इन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखिए बच्चों। अब देखिए बच्चों गुण देखिए यह रंगहीन तेलीय द्रव है तथा नमी की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है। देखिए बच्चों समझिए, भाई जो हम PCl3 की बात कर रहे हैं तो ये PCl3 कैसा है, रंगहीन तेलीय द्रव है तथा नमी की उपस्थिति में क्या हो जाता है, जल अपघटित। तो देखिए PCl3 है, देखिए अभिक्रिया को समझिए बच्चों, अभिक्रिया किस तरीके से होती है इसकी। देखिए बच्चों ये PCl3 है और देखिए H2O के साथ, यानी नमी की उपस्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ये जल से क्रिया कर लेगी और ये बन गया H3PO3 और साथ में HCl।
क्लियर है। आगे देखिए, यह एसिटिक अम्ल और एथेनॉल जैसे OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करता है। देखिए समझे क्या है कि यह एसिटिक अम्ल और एथेनॉल जैसे OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों से क्या कर लेता है, क्रिया। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, ठीक है, 3 अणु है, PCl3 अभिक्रिया करेगा, ये बन गया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl और साथ में H3PO3, ठीक है। तो देखा हमने कि भाई ये क्या कर लेता है, इनके साथ में यानी OH समूहयुक्त कार्बनिक यौगिकों से क्रिया कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक का। चलिए आगे देखिए, इसी तरीके से देखिए एथेनॉल है, एथेनॉल की अभिक्रिया हम PCl3 से करवाएंगे और देखिए क्या बन गया, C2H5Cl यानी क्लोरोएथेन बन गया और साथ में H3PO3। क्लियर है, आ रहा है समझ में। इसकी आकृति पिरामिडी होती है। देखिए समझिए बच्चों, अगर हम PCl3 की बात करें तो इसकी आकृति कैसी होती है, पिरामिडी होती है, जिसमें फास्फोरस sp3 संकरित होता है। तो देखिए इसकी आकृति को समझिए। देखिए बच्चों, ये इसकी क्या है, आकृति, PCl3 की क्या है, ये आकृति होती है। और देखिए कैसी आकृति है, पिरामिडी आकृति होती है, जिसमें फास्फोरस कैसा होता है, sp3 संकरित होता है। और देखिए इसमें क्या है, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, यानी एक संकरित कक्षक में क्या होते हैं, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। और देखिए 3 इससे क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में। देखिए विरचन देखिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड श्वेत फास्फोरस की शुष्क क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया से बनता है। देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कैसे बनता है, जो श्वेत फास्फोरस है उसकी शुष्क क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया से, देखिए आधिक्य में अभिक्रिया करवा रहे हैं। देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझिए। देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों, ये क्या है, श्वेत फास्फोरस है, शुष्क क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया करवा रहे हैं, यानी 10 अणु भाग ले रहे हैं Cl2 के और ये बन गया PCl5, ठीक है। इसे फास्फोरस पर SO2Cl2 की क्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है। अब देखिए समझने की कोशिश करिए कि इसे फास्फोरस पर SO2Cl2 की यानी थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा भी बना सकते हैं। तो देखिए P4 है, इसकी अभिक्रिया देखिए SO2Cl2 के साथ करवा रहे हैं, ये बन गया PCl5 और ये SO2, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से हम PCl5 का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। आगे देखिए गुण देखिए, PCl5 एक हल्का पीत श्वेत पाउडर होता है जो नम वायु में जल अपघटित होकर POCl3 देता है और अंततः फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए समझिए बच्चों अभिक्रिया से इसे, देखिए बच्चों ये इसकी अभिक्रिया है। भाई क्या होता है कि जो ये PCl5 है, ये हल्का पीला श्वेत पाउडर होता है जो नम वायु में क्या हो जाता है, जल अपघटित, और क्या देता है, POCl3, और लास्ट में फास्फोरिक अम्ल देता है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए PCl5 है, H2O के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी हम बात कर रहे हैं नम वायु की, तो नम वायु में जो उपस्थित जल है उससे अभिक्रिया कर लेगा और देखिए ये बन गया POCl3 और HCl, ठीक है, यानी इसका क्या हो गया, जल अपघटन हो गया। और जो POCl3 बना है ये वापस जल के अणु से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, H3PO4 यानी फास्फोरिक अम्ल का निर्माण कर लेगा और साथ में HCl बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गर्म करने पर यह ऊर्ध्वपातित होता है परंतु अधिक गर्म करने से वियोजित हो जाता है। देखिए समझे बच्चों, होता क्या है कि गर्म करने पर यह क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है और अधिक गर्म करने से वियोजित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया से समझिए कि किस तरीके से इसका वियोजन होता है। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों ये क्या है, PCl5 है, ठीक है। जब इसे ताप दिया जाता है तो Cl2 बाहर निकल जाती है और ये किस में बदल गया, PCl3 में, ठीक है। टूट गया, ये वियोजन हो गया इसका। यह OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें क्लोरो व्युत्पन्नों में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए समझिए कि यह भी क्या करता है, OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उन्हें क्लोरो व्युत्पन्नों में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए यहाँ पे C2H5OH एथेनॉल है, इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ करवा रहे हैं तो C2H5Cl बन गया, साथ में POCl3 और HCl का क्या हो गया, निर्माण, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसी तरीके से देखिए एसिटिक अम्ल है, देखिए इस अभिक्रिया को समझिए।
देखिए एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवा रहे हैं, ये बन गया CH3COCl, साथ में POCl3 और HCl। ठीक है, आ रही है अभिक्रिया समझ में। आगे देखिए, सूक्ष्म विभाजित धातुएं PCl5 के साथ गर्म करने पर संगत क्लोराइड बनाती है। अब देखिए समझिए भाई, जो सूक्ष्म विभाजित धातुएं होती है वो PCl5 के साथ गर्म करने पर क्या बनाती है? संगत क्लोराइड। तो देखिए बच्चों, ये देखिए Ag सिल्वर है, सूक्ष्म विभाजित धातुओं की बात हो रही है, तो मान लीजिए सिल्वर का कोई पाउडर है, वो PCl5 के साथ अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर का क्या बन गया? क्लोराइड, AgCl बन गया और ये PCl3। ठीक है, इसी तरीके से देखिए एसएन यानी टिन के साथ अभिक्रिया होगी PCl5 की, ये SnCl4 और ये PCl3। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि सूक्ष्म विभाजित धातुओं के साथ PCl5 अभिक्रिया कर लेती है और उनके संगत क्लोराइड का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इसका उपयोग कुछ कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। उदाहरणार्थ देखिए C2H5Cl और CH3COCl। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इन दोनों कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में PCl5 का उपयोग किया जाता है। द्रव तथा गैसीय प्रावस्थाओं में इसकी संरचना त्रिसमन्ताक्ष द्विपिरिमिडीय होती है। इसमें तीनों निरक्षीय यानी इक्वेटोरियल PCl आबंध समतुल्य होते हैं। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि द्रव तथा गैसीय प्रावस्थाओं में इसकी जो संरचना है वो त्रिसमन्ताक्ष द्विपिरिमिडीय होती है। और होता क्या है कि इसमें जो तीनों इक्वेटोरियल PCl आबंध होते हैं, यानी PCl जो इक्वेटोरियल है, निरक्षीय आबंध होते हैं, वो समतुल्य होते हैं। तो देखिए जो समझ लीजिए, ये इसकी क्या हो गई? PCl5 की संरचना हो गई त्रिसमन्ताक्ष द्विपिरिमिडीय, ये क्या हो गई? संरचना हो गई। और इसमें देखिए PCl जो ये निरक्षीय PCl, ठीक है, तो ये तीनों, इन तीनों की हम लोग बात करें तो जो तीनों निरक्षीय PCl आबंध होते हैं ये समान होते हैं। और देखिए इनकी बंध दूरी यानी P और Cl, इनके बीच की जो ये बंध दूरी है इन तीनों की, ये कितनी होती है? 202 पिकोमीटर होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? संरचना। आगे देखिए, जबकि दो अक्षीय आबंध यानी एक्सियल निरक्षीय बंधों से बड़े होते हैं। जबकि देखिए बच्चों, अगर अक्षीय आबंधों की बात करें तो वो निरक्षीय बंधों से क्या होते हैं? बड़े। देखिए समझिए इस संरचना से, देखिए ये वाले देखिए एक्सियल वाले, देखिए इसके इस PCl और इस PCl की अगर हम लोग बात करें तो ये बंध बड़े होते हैं। और इस PCl अगर बंध दूरी की बात करें ये होती है 240 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? संरचना हो गई। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, तो देखिए दो अक्षीय आबंध, देखिए हमने देखा ना दो अक्षीय आबंध निरक्षीय बंधों से बड़े होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि निरक्षीय आबंध युगलों की तुलना में अक्षीय यानी एक्सियल आबंध युगलों पर अधिक प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। तो देखिए बच्चों, आपको फास्फोरस के हैलाइट समझ में आए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए, फास्फोरस अनेक ऑक्सो अम्ल बनाता है। फास्फोरस के महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल सूत्र बनाने की विधि तथा उनकी संरचनाओं में उपस्थित कुछ अभिलाक्षणिक आबंधों को निम्न सारणी में दिया गया है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब हम इस सारणी से फास्फोरस के जो महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए तो ध्यान से देखिए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, हम एक एक को लेकर अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिए गए हैं नाम, यहाँ पे नाम है, सूत्र है, यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था है, यहाँ पे अभिलाक्षणिक आबंध तथा उसकी संख्या और यहाँ पे है विरचन। ठीक है, तो हम अब फास्फोरस के एक एक ऑक्सो अम्ल का अध्ययन करेंगे। और देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोफास्फोरस के बारे में, जिसे फॉस्फिनिक भी कहते हैं और इसका सूत्र होता है H3PO2। ठीक है, और देखिए अगर हम इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें ऑर्थोफास्फोरस के बारे में, जिसे फास्फोनिक कहा जाता है, इसका सूत्र होता है H3PO3। और देखिए इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3।
ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगर हम पायरा फास्फोरस की बात करें H4P2O5, ठीक है, ये इसका सूत्र है। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। क्लियर है। तो आपको ये सूत्र और फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था समझ में आई। और देखिए बच्चों ये आपको पता होना चाहिए भाई, जो हाइपोफास्फोरस है, ऑर्थोफास्फोरस है या पारा फास्फोरस है, इनका ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक का। आगे देखिए अब हम बात करेंगे इनके अभिलाक्षणिक आबंध तथा उनकी संख्या और विरचन के बारे में। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे H3PO2 के बारे में, हाइपोफास्फोरस के बारे में। और देखिए हाइपोफास्फोरस में क्या होता है, एक तो POH बंध होता है, 2 PH बंध होते हैं और एक P डबल बॉन्ड O बंध होता है। ठीक है, यानी इसकी संरचना में इस तरीके से अभिलाक्षणिक आबंध होते हैं। ठीक है, विरचन की बात करें तो श्वेत P4 यानी श्वेत फास्फोरस और क्षार की अभिक्रिया से इसको बनाया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको। आगे देखिए अब हम बात करेंगे ऑर्थोफास्फोरस के बारे में, जिसे H3PO3 से प्रदर्शित किया जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। और देखिए बच्चों इसमें 2 तो POH बंध होते हैं, एक PH बंध होता है और एक P डबल बॉन्ड O बंध होता है। और देखिए विरचन की बात करें तो P2O3 और H2O इन दोनों की अभिक्रिया से इसको बनाया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसी तरीके से अब हम पारा फास्फोरस के बारे में बात करें तो देखिए ये होता है H4P2O5। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। और देखिए इसमें भी 2 POH बंध, 2 PH बंध और 2 P डबल बॉन्ड O बंध होते हैं। और देखिए इसे कैसे बनाया जाता है, PCl3 और H3PO3 की अभिक्रिया से इसे बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आए ये तीनों। आगे देखिए अब देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे हाइपोफास्फोरिक के बारे में। देखिए हाइपोफास्फोरिक को H4P2O6 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +4। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इसकी संरचना की बात करें तो देखिए 4 POH बंध होते हैं, 2 P डबल बॉन्ड O बंध होते हैं और एक PP बंध होता है। ठीक है, और देखिए इसे लाल फास्फोरस और क्षार की अभिक्रिया से बनाया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों अब देखिए और समझिए। अब देखिए अब हम बात करेंगे ऑर्थोफास्फोरिक के बारे में, जिसे H3PO4 से प्रदर्शित किया जाता है। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +5। अगला देखिए पायरोफास्फोरिक, जिसे H4P2O7 से प्रदर्शित करते हैं। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +5। इसी तरीके से देखिए मेटाफास्फोरिक की बात करें तो HPO3 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, N। और ध्यान दीजिए ये कैसा होता है, इसमें बहुल्की गुण होता है और इसमें भी फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +5। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए अगर ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल की बात करें तो इसमें 3 POH बंध होते हैं और एक P डबल बॉन्ड O बंध होता है। और देखिए विरचन देखिए P4O10 और H2O इन दोनों की अभिक्रिया से इसको बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर हम पायरोफास्फोरिक की यानी H4P2O7 की बात करें, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +5। और देखिए कैसे बनता है, ये 4 POH यानी इसमें 4 POH बंध होते हैं, 2 P डबल बॉन्ड O बंध होता है और एक POP बंध होता है। और देखिए गर्म फास्फोरिक अम्ल से इसे बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए लास्ट देखिए बच्चों। अब देखिए लास्ट देखिए मेटाफास्फोरिक की बात करें HPO3 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, N, जिसमें बहुल्की गुण होता है +5। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और देखिए इसमें 3 POH बंध, 3 P डबल बॉन्ड O बंध और 3 POP बंध होते हैं। और देखिए इसे कैसे बनाया जाता है, फास्फोरस अम्ल और Br2। ठीक है, यानी बंद नली में इन दोनों को गर्म करके इसे बनाया जाता है। क्लियर है, आया समझ में। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने ये फास्फोरस के कुछ ऑक्सो अम्लों के बारे में बात की। ठीक है, ये समझ में आया आपको। चलिए आगे देखिए। ऑक्सो अम्लों के संगठन H2O अणु
अथवा ऑक्सीजन परमाणु के ग्रहण करने या त्यागने की दृष्टि से परस्पर संबंधित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्लों की संरचनाएं निम्न प्रकार है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो ऑक्सो अम्ल है उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और देखिए बच्चों, ये संरचनाएं भी आपको पता होनी चाहिए, परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए हाइपोफास्फोरस अम्ल की बात करेंगे, जिसे H3PO2 से प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए संरचना को देखिए, बीच में फास्फोरस है, फास्फोरस से एक है यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, यानी इसमें एक P डबल बॉन्ड O होता है। दो देखिए PH, ये PH बंद देखिए एक और दो, ये एक और दो PH बंद है, और एक इसमें POH बंद होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी संरचना हो गई हाइपोफास्फोरस अम्ल की। आ रही है समझ में? इसी तरीके से ऑर्थोफास्फोरस अम्ल की हम लोग बात करें H3PO3 की, तो देखिए इसकी संरचना देखिए, इसमें एक तो होता है P डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बंद होता है, एक होता है PH बंद, और दो होते हैं इसमें POH बंद। देखिए एक ये और एक ये, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल की बात करें, यानी H3PO4 की बात करें, तो इसमें एक तो होता है P डबल बॉन्ड O बंद, और तीन देखिए तीन होते हैं POH बंद। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये संरचना आपको समझ में आई होगी। और अभी हमने इन संरचनाओं के बारे में और बंदों के बारे में अभी पिछली टेबल में भी पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो देखिए आगे, अब देखिए बच्चों, अब ये संरचना है हमारे पायरोफास्फोरिक अम्ल की, यानी H4P2O7 की संरचना है। और ध्यान से देखिए, इसमें ये देखिए ये दो फास्फोरस है इसमें, ठीक है, ये दोनों फास्फोरस आपस में ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े हैं, यानी इसमें POP ये बंद है। इसी तरीके से दो देखिए P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, और दो है इसमें, दो नहीं बेटा चार, देखिए इसमें दो और इसमें दो, यानी चार, तो चार इसमें POH और POH क्या है, बंद। यानी कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो देखिए दो तो इसमें P डबल बॉन्ड O है, ठीक है, एक इसमें POP ये बंद है, और देखिए एक दो तीन चार इसमें क्या है, POH बंद। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसी तरीके से देखिए बच्चों, इन संरचनाओं को समझने की कोशिश करिए। देखिए ये संरचना है साइक्लोट्राइमेटाफास्फोरिक अम्ल की, और ये संरचना है पॉलीमेटाफास्फोरिक अम्ल की। इसका सूत्र देखिए HPO3 और होल ट्राइस, ठीक है, बाहर 3 है, और इसका भी HPO3 होल ट्राइस। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये इसकी संरचना हो गई। ठीक है, एक बंद चक्रीय संरचना हो गई। देखिए ये क्या है, फास्फोरस है तीनों, और देखिए ये P डबल बॉन्ड O, ये P डबल बॉन्ड O, ये P डबल बॉन्ड O, यानी तीन तो इसमें क्या हो गए, P डबल बॉन्ड O हो गए। इसी तरीके से एक दो तीन, तीन इसमें हो गए POH बंद। ठीक है, तीन POH बंद हो गए। और देखिए ये जो तीनों फास्फोरस है ये ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े हुए हैं। देखिए POP, तो ये इसकी क्या हो गई, संरचना। इसी तरीके से देखिए पॉलीमेटाफास्फोरिक अम्ल की बात करें तो इसमें देखिए ये इकाइयां आपस में क्या हो रखी है, जुड़ी हुई है। ठीक है, ये इकाइयां आपस में जुड़ी हुई है। देखिए POP यानी ऑक्सीजन के द्वारा इकाइयां आपस में जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी पॉलीमेटाफास्फोरिक अम्ल की संरचना। ठीक है बच्चों, ये संरचनाएं आपको पता होनी चाहिए, परीक्षा में पूछ ली जाती है। आगे देखिए, ऑक्सो अम्लों में फास्फोरस अन्य परमाणुओं द्वारा चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है। सभी अम्लों में कम से कम एक P डबल बॉन्ड O आबंध तथा एक POH आबंध होता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि जो ऑक्सो अम्लों में क्या होता है, जो फास्फोरस होता है वो अन्य परमाणुओं से किस रूप से घिरा होता है, चतुष्फलकीय रूप से। भाई हमने संरचना देखी ना अभी कि जो फास्फोरस परमाणु है वो अन्य परमाणुओं से चतुष्फलकीय रूप से घिरा होता है। सभी अम्लों में कम से कम, देखिए समझिए, सभी अम्लों में कम से कम एक P डबल बॉन्ड O बंध तथा एक POH आबंध होता है। उन ऑक्सो अम्लों में जिनमें फास्फोरस की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था यानी +5 से कम होती है, P डबल बॉन्ड O तथा POH आबंधों के अतिरिक्त या तो PP जैसे H2P2O6 में या PH जैसे H3PO2 में आबंध होते हैं। देखिए बच्चों, इस पॉइंट को वापस समझिए। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए उन ऑक्सो अम्लों में, समझिए, उन ऑक्सो अम्लों में जिनमें फास्फोरस की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था यानी +5 से कम होती है, तो देखिए उनमें देखिए P डबल बॉन्ड O तथा POH बंध के अतिरिक्त या तो PP
या पीएच बंद होता है। तो अगर हम पीपी बंद की बात करें तो वो तो होता है H2P2O6 में, और पीएच बंद की बात करें ये होता है H3PO2 में। ठीक है, परंतु पीपी यानी फास्फोरस एवं पीएच यानी फास्फोरस हाइड्रोजन दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं, यानी दोनों बंद एक साथ नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिए, फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले इन अम्लों की प्रवृत्ति उच्च या निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातित होने वाली होती है। देखिए जो ध्यान दीजिए कि फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो ये अम्ल होते हैं इनकी प्रवृत्ति उच्च या निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातित होने की होती है। आगे देखिए, उदाहरण के लिए देखिए ऑर्थोफास्फोरस अम्ल। देखिए बच्चों समझिए, भाई जो ऑर्थोफास्फोरस अम्ल है या फास्फोरस अम्ल है, गर्म करने पर असमानुपातित होकर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, जिसे हम फास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं, तथा फॉस्फीन देता है। देखिए बच्चों समझिए इसे कि भाई जो ऑर्थोफास्फोरस अम्ल है उसे अगर गर्म किया जाता है तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है, साथ में फॉस्फीन बनती है। देखिए इस अभिक्रिया को देखिए समझिए सभी क्रिया को। देखिए ये क्या है, H3PO3 है, यानी ऑर्थोफास्फोरस अम्ल है। ठीक है, और देखिए इसको गर्म करने पे क्या होगा, H3PO4 यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बन गया, साथ में क्या बन गई, फास्फीन, यानी इसका क्या हो गया, असमानुपातन। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, वह अम्ल जिनमें पीएच यानी फास्फोरस हाइड्रोजन आबंध होते हैं प्रबल अपचायक गुण वाले होते हैं। देखिए समझिए कि ऐसे अम्ल जिनमें पीएच यानी फास्फोरस और हाइड्रोजन आबंध होते हैं प्रबल अपचायक गुण वाले होते हैं, इसलिए हाइपोफास्फोरस अम्ल में 2 पीएच आबंध होने के कारण यह एक अच्छा अपचायक है। देखिए जो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई हाइपोफास्फोरस अम्ल अच्छा अपचायक क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 पीएच यानी फास्फोरस हाइड्रोजन आबंध होते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझिए इसे, देखिए उदाहरण से समझिए इसके अपचायक गुण को। देखिए ये AgNO3 को धात्विक चांदी में अपचयित कर देता है। तो देखिए समझिए यहाँ पे AgNO3 है, ठीक है, यानी इसका जलीय विलयन है AgNO3 का, इसकी अभिक्रिया हम H3PO2 के साथ करवा रहे हैं, तो ये क्या बन गया है, Ag। ठीक है, धात्विक चांदी में बदल गया AgNO3, साथ में HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H3PO4 का क्या हो गया यहाँ पे निर्माण। ठीक है, आया समझ में ये आपको। आगे देखिए, अब देखिए ये पीएच आबंध आयनीकृत होकर H+ नहीं देते तथा क्षारकता में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो ये फास्फोरस हाइड्रोजन बंध होता है यह आयनीकृत नहीं होता है, यानी क्षारकता में इनका कोई योगदान नहीं होता। आगे देखिए, केवल वे ही हाइड्रोजन परमाणु आयनन योग्य होते हैं जो और क्षारकता उत्पन्न करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि वे ही हाइड्रोजन परमाणु आयनन योग्य होते हैं जो और क्षारकता को क्या करते हैं, उत्पन्न। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब देखिए POH आबंध में ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए H3PO3 तथा H3PO4 क्रमशः द्विक्षारकीय और त्रिक्षारकीय है। देखो जो समझने की कोशिश करिए कि जो ये POH बंध होता है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये बंध कैसा हो जाता है, आयनित हो जाता है, यानी यहाँ से H+ निकलता है, यानी कहने का मतलब है जो ये POH बंध है इसका क्षारकता में क्या होता है, योगदान होता है। ठीक है, यानी ये आयनित हो जाता है, ये जो POH ये बंध होता है इसमें OH यहाँ से H+ निकलता है। ठीक है, तो इस बंध का क्या हो गया, क्षारकता में योगदान। और देखिए इसीलिए H3PO3 तथा H3PO4 क्रमशः द्विक्षारकीय, समझिए बच्चों, ये तो होता है द्विक्षारकीय और ये होता है त्रिक्षारकीय। देखिए बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए, क्योंकि कारण देखिए, क्योंकि H3PO3 की संरचना में 2 तथा H3PO4 में 3 POH आबंध होते हैं। देखिए तो समझिए यहाँ पर कि अगर H3PO3 की हम लोग बात करें ये होता है द्विक्षारकीय। ये कैसा होता है, द्विक्षारकीय होता है। और ये द्विक्षारकीय क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 POH आबंध होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें H3PO4 के बारे में, देखिए बच्चों अगर हम लोग H3PO4 के बारे में बात करें ये होता है त्रिक्षारकीय। कैसा होता है, ये त्रिक्षारकीय होता है। और इसके त्रिक्षारकीय होने का कारण क्या है, इसमें 3
POH बंद होते हैं। ठीक है, और अभी भी मैंने आपको बताया कि जो POH ये बंद होता है, ये आयनित हो जाता है, यानी क्षारकता में इसका क्या होता है, योगदान, क्योंकि यहाँ से H+ निकलता है। ठीक है, तो क्षारकता में इस बंद का क्या होता है, योगदान। क्लियर है, आया समझ में ये आपको? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने फास्फोरस के अपर रूप के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने फास्फोरस के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ा। तो देखिए बच्चों, आप अच्छे से इस चैप्टर को और इन टॉपिक्स को पढ़िए, और अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग वर्ग 16 के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।